हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 11 पढ़ेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 11। और अगर आपको ये सिर्फ रीड आउट करना है तो आप बरखा.net पे जाके रीड कर सकते हैं। अगर आपने इसका टेस्ट देना है, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप sourcecodehub.com पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट टैब पर क्लिक कर कर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको इसका यूट्यूब वीडियो देखना है तो अभी आप ये देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 11 कंप्यूटर अवेयरनेस। फर्स्ट है, इफ अ मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल इट विल। आपने अगर पार्ट 10 पढ़ा होगा तो मैंने उसमें कुछ रैम के बारे में बताया है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, अगर आप ये तभी तक चलती है जब तक इसमें पावर सप्लाई होता रहता है, और जब पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो इसमें जितना डाटा होता है सब डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। इरेज वर्ड यूज करेंगे क्योंकि इरेज हो जाता है, सब खत्म हो जाता है उसमें। तो आपका जो वोलेटाइल चिप होती है, आपकी जो वोलेटाइल चिप है, यानी कि पावर नहीं मिल रहा उसे, तो वो उसमें से सारा डाटा इरेज हो जाएगा। तो अगर सारा डाटा इरेज हो जाएगा तो क्या होगा, इट विल लूज इट्स कंटेंट्स इफ करंट इज टर्न ऑफ। यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, टर्न ऑफ हो गया है, तो वो अपना सारा कंटेंट को गवा देगी। जो इसमें रैम में आपको बस ये याद रखना है, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। सॉरी, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। और हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल, या उसे वर्सेटाइल भी बोल सकते हैं, वर्सेटाइल। लेकिन आप नॉन वोलेटाइल भी याद रखेंगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चेक बॉक्स एंड अ रेडियो बटन। आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसे ऐसे बटन होते हैं जिसपे आपको टिक करना होता है। ऐसे 3-4 बटन दे रखे हैं, आपने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है। चाहो तो आप किसी पे भी टिक ना करो, चाहो तो आप चारों पे टिक कर दो। और आपने ये देखा है जेंडर में रेडियो बटन, यानी कि गोल गोल बटन दिए होते हैं। आपने फॉर्म फिल किया होगा आईबीपीएस का, तो उसमें ऐसे सर्कल सर्कल से होते हैं। आप किसी एक ही बटन को क्लिक कर पाते हैं ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी एक ही बटन को क्लिक कर पाएंगे। अगर जेंडर आप फिल कर रहे हैं तो मेल है, फीमेल है, या ट्रांसजेंडर है, तो आप या तो मेल पे क्लिक करेंगे या फीमेल पे या ट्रांसजेंडर पे। जैसे मैं अगर फिल कर रही हूँ तो मैं फीमेल पे क्लिक करूंगी। अगर मैं फीमेल पे क्लिक कर रही हूँ तो रेडियो बटन का फीचर क्या होता है कि मैं और कोई बटन पे क्लिक नहीं कर सकती, और कोई रेडियो बटन पे क्लिक नहीं कर सकती। चेक बॉक्स में आप सब पे टिक कर सकते हो। जैसे कि वो चेक बॉक्स है कि आपने 12th कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा होगा तो आप सब पे क्लिक टिक करेंगे ना। तो ये डिफरेंस पूछ रहे हैं, एक चेक बॉक्स में और एक रेडियो बटन में क्या डिफरेंस होता है। तो चेक बॉक्स, ये जो चेक बॉक्स होते हैं इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में आप सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही डिफरेंस है चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब देखिए ये ना पूरा ऐसे वर्ड आता है चेक बॉक्स। तो अगर चेक बॉक्स आ रहा है तो आप बॉक्स बना लीजिए, माइंड में आप एक बॉक्स बना लीजिए कि चेक बॉक्स में एक बॉक्स होता है, और बॉक्स का मतलब सब पे क्लिक टिक कर सकते हैं, सब पे। और रेडियो बटन में, रेडियो बटन का ऐसे सर्कल आप बना लीजिए कि आप किसी एक पे टिक कर सकते हैं। और इसमें आप एक एग्जाम्पल रख लीजिए, जैसे मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो आप या तो मेल पे, या तो आप मेल होगे या फीमेल होगे, ऐसे आप
टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज या आर द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन कौन है? बिल गेट्स एंड एलन पॉल। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए इनको भी आप याद करके रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन कौन से हैं। बिल गेट्स एंड एलन पॉल। अगर एलन पॉल नहीं दे रखा है और सिर्फ बिल गेट्स दे रखा है ऑप्शन में, तो आपका आंसर होगा बिल गेट्स। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन बिटवीन अ प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर इज डन थ्रू। अब प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा है और बाकी सारी डिवाइसेस उसे पहुंचा भी तो रही है, इनपुट दे रही है, ये सब कर रही है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनता है? वो बस के थ्रू बनता है। नेक्स्ट, विच मेमोरी कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर? कंप्यूटर प्रोसेसर किस मेमोरी को डायरेक्टली रीड कर पाता है? तो वो होती है मेन मेमोरी, हमारा रैम, मेन मेमोरी, जो कि वॉलेटाइल होती है। VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। Which of the following is the advantage of assembly language over machine language? आपको पता है मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज मतलब मशीन रीडेबल लैंग्वेज, जिसको हार्डवेयर रीड कर सकता है। तो मशीन लैंग्वेज कैसी होती है? ऑन ऑफ की तरह होती है। यह है मशीन लैंग्वेज। कुछ भी ऐसे 0 1 की सीरीज होगी, कुछ भी सीरीज, वो मशीन लैंग्वेज है। वो कंप्यूटर खुद कन्वर्ट करता है हमारे इनपुट के हिसाब से। और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है जैसे कि एडिशन करना है, तो उसने एक वर्ड दे दिया ऐड, ऐड यूज करेगा और वो एडिशन कर सकते हैं। जबकि इसमें कोई सीरीज ऑफ 0 एंड 1 होता मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में ऐड, एडिशन करना है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन करना है तो SUB। ये कुछ कोड वर्ड्स होते हैं इसके, जिससे असेंबली लैंग्वेज पे काम किया जाता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज की क्या एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज के ऊपर? तो इजी टू यूज है, हाँ, क्योंकि अब 0 1 में अगर आपने 1 की जगह जगह 0 लिख दिया तो वो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा उस बात का। तो मशीन लैंग्वेज डिफिकल्ट हो गई ना असेंबली लैंग्वेज से। इजी टू अंडरस्टैंड, अब आप इसको समझ पा रहे हैं, ये ऐड लिखा हुआ है, आप इसको समझ पा रहे हैं, ये ऐड लिखा हुआ है, तो आप इसको इजीली समझ पा रहे हैं ना कि ये ऐड लिखा हुआ है, इससे ऐड करना है, तो इजी टू अंडरस्टैंड इसीलिए लिखा हुआ है। इजी टू मॉडिफाई, यस, इजीली हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हमें लगा कि ऐड नहीं, वो तो सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमने ऐड फंक्शन यूज नहीं किया। इसका मतलब हमारे ये सारे ऑप्शन सही है, ये सारे एडवांटेजेस है असेंबली लैंग्वेज के मशीन लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी स्टोरेज? प्राइमरी स्टोरेज के लिए इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इट इज द पार्ट ऑफ द CPU, ये पार्ट है CPU का, या इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा, इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस, इट कैन बी रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये CPU का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये भी आप याद कर लीजिए कि रैम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इससे फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा होता है, जो भी आपने हार्ड डिस्क में रखा होता है और अगर आपको उस पे काम करना होता है, तो वो जब भी आप उसको खोलते हैं तो वो रैम में आती है पहले और फिर खुलता है। आपका जैसे आपने वर्ड फाइल बना ली, आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें काफी सारे लिख लिए, अगर आपको अब पढ़ना है तो आपने उसको खोला, तो आप खोलते हैं तो वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर जाती है, वो आपकी फाइल हार्ड डिस्क से रैम की तरफ जाती है, क्योंकि ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और वहां से आप एक्सेस कर पाते हैं। तो फास्ट एक्सेस अगर रैम के अंदर पहले से ही है, पहले से ही आपने खोल रखा है, तो जल्दी खुल जाएगा कंपैरेटिवली, तो फास्ट एक्सेस होता है। रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस, देखिए अगर ये एक्सपेंसिव नहीं होती तो लोग और ज्यादा यूज कर सकते थे ना रैम,
रैम बड़ा यूज कर सकते थे, बहुत बड़ा यूज कर सकते थे, बहुत फास्ट हो जाते कंप्यूटर्स। लेकिन ये हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है रैम, इसलिए इसे इस इसका छोटा पार्ट होता है रैम का, जबकि हार्ड डिस्क का बहुत बड़ा पार्ट होता है कंप्यूटर में, मेमोरी स्पेस के मामले में। कैन बी रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, हाँ रैम को आप निकाल सकते हो और दूसरी जगह रख सकते हो। तो हमारा ये पार्ट नहीं है सीपीयू का, ये याद रखना है। रैम इज नॉट द पार्ट ऑफ द सीपीयू। नेक्स्ट, अ नंबर सिस्टम विद अ बेस ऑफ 2, नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है, वो किसको बताता है? नंबर सिस्टम में बेस 2 जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, इनमें से बताना है कि हमारा ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से हैं। जेपीजी तो सबने सुना होता है, क्योंकि आजकल फोटो अपलोड करना होता है तो उसमें जेपीजी लिखा होता है। सीपीएक्स, जीसीएम नहीं, आप सीधा आंसर पे आ जाइए। जेपीजी में कर सकते हैं, बीएमपी एक्सटेंशन है ग्राफिकल का, और जीआईएफ, ये आप याद कर लीजिए कि जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी आर द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ग्राफिकल फाइल्स। अगर यहाँ पे MP3 लिख देता वो MP3, तो ये आपका क्या सही होता? नहीं, MP3 साउंड का है। नेक्स्ट, डैश टाइप्स ऑफ वायरस दैट स्टेज परमानेंटली इन द रैम मेमोरी, वो कौन से वायरस, उन वायरस का नाम बताना है जो कि परमानेंटली स्टे कर जाते हैं रैम के अंदर, हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर। वो होते हैं रेजिडेंट वायरस, वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। जो किराएदार आके रहने लग जाते हैं तो कब्जा जमा लेते हैं ना, वो रेजिडेंट कहने लगते हैं अपने आप को। ऐसे ही रैम में होता है, रैम में अगर कोई वायरस आ जाता है और वो परमानेंटली स्टे कर जाता है तो वो रेजिडेंट वायरस हो जाते हैं। नेक्स्ट, a spiral shape track formatting is present in, स्पाइरल शेप जो ट्रैक होता है वो कहाँ होता है? ऑप्टिकल डिस्क में। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, अब इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर हैं, हर एक कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज नोन एज, सेमीकंडक्टर मेमोरी को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी इज रैम, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन इज द सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑफ द फार्म्स ट्रांजैक्शन एट वन टाइम। देखिए, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? बैच बना देते हैं, एक लाइन में लगे होते हैं टास्क ऐसे, तो ग्रुप बन गया। अब ये एक एक करके प्रोसेस होने के लिए जाते हैं, ये जाएगा, फिर इसकी प्रोसेसिंग हो गई तो फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, मतलब इसमें लाइन बारी जाते हैं। तो ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल फार्म्स ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है फार्म की, वो अगर ऐसे ग्रुपिंग होके जाती है तो वन बाय वन, एक एक बार में एक ट्रांजेक्शन का जब प्रोसेसिंग होती है, मतलब हो तो गए ये लाइन में, लेकिन एक बार में एक का प्रोसेसिंग होगी। जैसे आप मानिए 15 अगस्त है और ये हॉल में बच्चे बैठे हैं, अब प्रेयर खत्म हो गई, अब एक एक करके निकलना शुरू हो रहे हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे गेट पे टीचर है जो कि एक एक बच्चा निकल रहा है, उनको दो दो लड्डू दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वन बाय वन हो रहे हैं ना प्रोसेसिंग, है बैच में ही, लेकिन वन बाय वन प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो अभी हो रहा है ये बैच प्रोसेसिंग हो रहा है, बैच प्रोसेसिंग। आपको लड्डू मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो sourcecodehub.com पर जाइए, वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट का टैब मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप ऐसे कैटेगरी खुल जाएगी कंप्यूटर अवेयरनेस की, आप उस पर क्लिक कीजिए,
जैसे मैंने पार्ट 1 पे क्लिक किया तो ऐसे एक टेस्ट खुल जाएगा जिसमें आप नेम एंड ईमेल एड्रेस डालिए और फ्री में टेस्ट दीजिए और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपका अच्छा क्वेश्चन जो आपने ठीक किया हुआ है या जिसमें कंफ्यूजन थी उस क्वेश्चन का सही आंसर, ये सब आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट जरूर दीजिए, मैं रिकमेंड करती हूँ टेस्ट देना, क्योंकि आप जब बार बार टेस्ट देंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। या कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसा सेक्शन है जो आपके मार्क्स बहुत बढ़ा सकता है। 20 में से 20 मार्क्स लाने वाले बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में, इसलिए आप मत घबराइए। अगर वो ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। बहुत इजी सेक्शन होता है और आपकी जॉब लगने में आपको मदद करेगा कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन। अगर आप मेरे और वीडियोस की जानकारी चाहते हैं कि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में सब्सक्राइब का बटन आएगा, आप उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपके पास आपके ईमेल पे जब जब मैं नया वीडियो डालूंगी तब तब आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो डाला गया है और फिर आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप लाइक जरूर कीजिए। टेस्ट देना मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपके मार्क्स 100%, मैं मानती हूँ कि 100% आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स 20 आउट ऑफ 20 ला रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन में, तो आप उससे घबराइए मत, आपके भी 20 आउट ऑफ 20 आ सकते हैं अगर आप रेगुलरली टेस्ट देते रहेंगे। आपको मेरी साइड से टेस्ट नहीं देना है, सोर्स कोड हब से नहीं देना है, कोई बात नहीं, आप कोई भी अच्छी वेबसाइट जो आपको लगती है उससे आप टेस्ट दीजिए, लेकिन रेगुलर टेस्ट दीजिए, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। योर सक्सेस इज आवर एम। Thanks for watching our video. Bye bye.